मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा के सावित्री बारात घर में और यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अनिल गोयल जी बने हुए हैं। ढेर सारे चैम्बर लगे हुए हैं, डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार खुद यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो केंद्र ने सौंप दी है? नहीं, जिम्मेदारी नहीं है। हम ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उनको भी जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की सुननी पड़ेगी और जनताओं की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अब ये सरकार एयर कंडीशन में रहने से काम नहीं चलेगा, सर फील्ड में काम करना पड़ेगा। ये मैसेज अधिकारियों को भी दे रहे हैं और ये हम अपनी जनता को भी ये बता रहे हैं कि आपका सही फैसला होगा तो निश्चित तौर पर हमारे अधिकारी भी सड़कों पर आकर के आपकी सेवा करेंगे और ये फैसला जो है आने वाले चुनाव में आपको करना है और कमल के फूल पर मोहर लगानी है। 10 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, क्या कहेंगे, कमी कहाँ है? नहीं देखो, 10 में से 4 बच्चे ऐसे, इसके अंदर सबसे बड़ी अगर आप कहेंगे तो पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या है। आप पीने का पानी पीने योग्य नहीं है और पीने का पानी होने से बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं और ये मैं दिल्ली सरकार की नाकामी भी मानता हूँ कि वो उसने पीने के पानी, वो स्वच्छ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लेकिन जो उनका डिपार्टमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली भारत सरकार ने, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए और पौष्टिक आहारों की पहले बाकायदे मेडिकल चेकअप हुआ है और मेडिकल चेकअप होने के बाद जो बच्चे पौष्टिक आहार के योग्य पाए गए हैं उन सबको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। पानी का जिक्र करा सर आपने अभी कहा कि पानी जो की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं है, इस कारण से कुपोषण का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। केंद्र का इसमें क्या योगदान है, किस तरीके से केंद्र अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है या खाली राज्य सरकारों के ऊपर ही डाल दिया गया? गिरीश जी, सवाल क्या है, जब काम बटे होते हैं तो जो राज्य सरकार का काम है राज्य सरकार को करना होगा और जो केंद्र सरकार का काम है केंद्र सरकार को करना होगा। और केंद्र सरकार का काम था कि वो हरियाणा से पानी दिलाए, हरियाणा से पानी दिला रही है, यूपी से पानी दिला रही है, लेकिन दिल्ली में उस पानी को स्वच्छ करके सही वितरण करने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर वो यहाँ की लोकल सरकार की है और वो लोकल सरकार इस काम को नहीं कर पा रही है। पानी की कालाबाजारी हो रही है, जो जरूरतमंद लोग हैं उन पर पानी नहीं पहुँच रहा है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है पानी जल बोर्ड, जिसकी जाँच चल रही है। ये भी इस चीज़ सामने आने वाली है। सर, सुरक्षा एजेंसियां सारी आपके पास में, पुलिस आपके पास में, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार फैल रहा है। अगर ऐसा है तो इस पर कार्रवाई फिर केंद्र क्यों नहीं करता? गिरीश जी, निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करिए तभी तो योगेंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो जेल में भी है ना, तो हम कार्रवाई करें जब भी तो जेल में है। लेकिन इसके बाद में भी आरोप लगाते हैं कि विरोध, हम जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। हम काम ये कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, जीरो टॉलरेंस, और उसमें काम हो रहा है और हम बड़े छोटे मच्छरों, बड़े मगरमच्छों पर हम कंट्रोल कर लेंगे तो भ्रष्टाचार धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाए। आम जनमानस को क्या लाभ है सर इससे? वो सत्येंद्र जैन अगर जेल में है तो ऐसा कौन सा काम है जो जनता के हित में केंद्र ने करा और सीधा साबित हुआ? नहीं देखो, जहाँ तक सत्येंद्र जैन जी का सवाल है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना करा था जिससे कि लगभग 5 लाख रुपए हर परिवार को जो बीमार है उनका मुफ्त इलाज हो, और वो स्वास्थ्य मंत्री होते हुए उन्होंने इस स्कीम को दिल्ली के अंदर लागू नहीं करा, उन्होंने हवाला कांड करा। अब भ्रष्टाचार जो होता है वो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के जो गरीब जनता है उसकी जेब पर डाका पड़ता है, चाहे वो टैक्स के रूप में पड़े, चाहे ब्लैक मनी के रूप में पड़े, या उसको कई मकान नहीं बनने देना, लैंडर नहीं बनने देना, किसी भी रूप में पड़े, तो उस रूप का असर नीचे जनता पर पड़ता है। और जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो देश भी डेवलप होगा, आदमी की इनकम भी बढ़ेगी और सब चीज़ आगे से बढ़ती है। मोहल्ला क्लिनिक में जो है कि बाहर आप जाकर देखेंगे शोर घूमते दिखाई देंगे, गाय घूमती दिखाई देंगी, कुत्ते घूमते दिखाई देंगे, वहाँ पर कोई डॉक्टर दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पर नर्स दिखाई नहीं देंगी। और जहाँ तक आपने शिक्षा का सवाल है, शिक्षा का सवाल ये कि जो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं वो हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते, तो निश्चित तौर पर इन्होंने स्कूलों के रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कर लिया है, लेकिन बच्चों को प्रॉपर पढ़ाएं, उनके पास कमरे नहीं हैं, उनके पास टीचर नहीं है, टीचरों की समस्या, कमरों से एक कमरे में 100 बच्चे पढ़ेंगे, टीचर बेचारा कहाँ तक पढ़ाएगा? तो न जब पूरा स्टाफ नहीं है, प्रिंसिपल पूरे नहीं है, स्कूल में साधन नहीं है और स्कूल में कमरे नहीं है, तो निश्चित तौर पर इससे पढ़ाई का बंटाधार हो रहा है और पढ़ाई के बंटाधार के अंदर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से जवाबदेही है। 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो आते हैं राज्य सरकार के अधीन, 12वीं से ऊंचे स्तर की जो शिक्षा है वो केंद्र देता है। आपसे सीधा सवाल है मेरा सर, कितने ऐसे कॉलेज हैं, कितने ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो केंद्र के योगदान से अब नहीं खुली हैं और खासकर दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में? नहीं देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, यूजीसी का फंड होता है, वो यूजीसी का फंड केंद्र देती है,
लेकिन इसके अंदर दिल्ली सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल होता है, और कॉलेज खोलना दिल्ली सरकार का काम है। हम तो जो कॉलेज खुल चुके हैं उनको व्यवस्थित तरीके से चले, उनको पूरा सामान पहुँचे, हम अपनी तरफ से जो काम करना है वो कर रहे हैं। लेकिन जब काम बीच में ही अटक जाता है, बीच में ही रुक जाता है, अब फंड देते हैं एजुकेशन के लिए, कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको प्रचार में फंड लगाने वाले हैं। तो सर आपके एलजी साहब भी तो इसमें बराबर की हिस्सेदारी उनकी भी है। अगर सरकार काम नहीं कर रही तो एलजी साहब हैं, वो संज्ञान लें, वो करवाएं। सारी सुरक्षा एजेंसियों के मालिक आप हैं, किस तरीके से फिर अटक रहा है? नहीं, जहाँ तक एलजी साहब तो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और आज अगर एलजी साहब नहीं काम करते होते तो G20 का सम्मेलन सफल नहीं हो पाता। आज G20 का सम्मेलन जो सफल जो हुआ है वो एलजी के प्रयास से, उन्होंने सारी यूनिट को इकट्ठा करके पूरा काम करवाया है। लेकिन जो एक चुनी हुई सरकार है उसका भी अपना दायित्व है, और वहाँ भी हमारी कोई सीमाएं हैं कि हम एक सीमा तक उनसे कह सकते हैं। अगर वो नहीं करेगी तो जनता उसका जवाब देगी, क्योंकि अब आने वाला समय है, जनता उस बात का जवाब देगी। आपसी तनातनी के चक्कर में सर आम लोग पर सीधा इसका असर पड़ रहा है। उन पर क्यों ये मतलब मामले को टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है? कभी केंद्र राज्य पर, कभी केंद्र पर, क्यों ना काम की तरफ रुझान दिया जा रहा? गिरीश जी, आपसी का नहीं है। सही बात यह है कि इससे पहले भी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दोनों ने तालमेल बना करके काम करा। उससे पहले बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी सरकार थी और स्टेट में कांग्रेस सरकार थी, फिर भी तालमेल से काम हुआ। एक संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, और संवैधानिक जिम्मेदारी में दोनों को अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। लेकिन एक आदमी ने सीमा नहीं मानने का तय कर रखा है, जनता को बेवकूफ़ बनाने तय कर रखा है, जनता के खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई को वो प्रचार पर लगाना चाहते हैं, तो उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। एक आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे, अगर राज्य काम नहीं करता तो केंद्र क्या उनको लाचार अवस्था में जनता को छोड़ देगी? नहीं, जनता के साथ तो केंद्र लगी हुई है। आज उसका योजना आप देख रहे हो कि हम कैंप लगा रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, हम जनता तक पूरी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केंद्र सरकार नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो जनता को उसका जवाब देना पड़ेगा। अनिल गोयल साहब हमारे साथ में बने हुए थे, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और इनसे हमने जाना कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, और चंद कुछ और मुद्दे भी थे जिस पर भी हमने सर के माध्यम से रोशनी डालने का प्रयास किया। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, क्राइम अटैक न्यूज़, दिल्ली।